हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की वर्कशीट एक्सरसाइज शीट हम कर रहे थे। फर्स्ट हमने कर ली थी, सेकंड वर्कशीट आज स्टार्ट करते हैं। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द वेरियस सोर्सेस नेम टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने वाले वेरियस सोर्सेस के नेम आपको बताने हैं, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन जनरेट करता है? तो सबसे पहला तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है इटसेल्फ मैग्नेट। तो पहला तो आ जाएगा बार मैग्नेट या मैग्नेट कह सकते हैं, ठीक है, बार मैग्नेट और मैग्नेट। सेकंड जो आता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का जो सेकंड सोर्स है, तो मैग्नेट इटसेल्फ है ही सही, सेकंड सोर्स होता है करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर जो करंट कैरी करता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ये आपने पढ़ा है अच्छे से, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला चैप्टर, पूरा चैप्टर करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो गया कंप्लीट, दो सोर्सेस हमने लिखे। नेक्स्ट देखो, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल। बी का जो फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, वैसे ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वैसे ही आएगा फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, राइट। सो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, ठीक है। तो इसको हम वैसे न्यूटन एम्पियर मीटर को हम बोलते हैं टेस्ला। सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? टेस्ला। डायमेंशन फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं इससे, यूनिट तो हमने निकाल दिया। डायमेंशन फॉर्मूला आप देखो, डायमेंशंस निकाल सकते हैं, मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। देखो डायमेंशंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, न्यूटन आपको पता है, फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2, एम्पियर का आपको पता है A1 और मीटर का आपको पता है L1, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला आपने लिख दिया, तो उसके बाद उसमें सारी जो बेसिक क्वांटिटीज थी उनके डायमेंशन हमने लिख दिए। तो ओवरऑल नेट डायमेंशन हम लिख देंगे, इसी को बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। तो m पावर तो 1 आएगा, इसके अलावा l से l कैंसिल कर देते हैं तो l पावर 0 आ जाएगा, t पावर -2 आ जाएगा और a पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का। तो यूनिट एंड मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट लिखना था मैग्नेटिक फील्ड का और डायमेंशन फॉर्मूला भी लिखना था। यूनिट हो गया टेस्ला, ये भी है, ये भी है, और ये डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैग्नेटिक फील्ड से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चार्ज पार्टिकल डज यूनिफॉर्म मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन हाउ वुड बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया, तो सपोज करें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन है इसका। यूनिफॉर्म मोशन मतलब v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट स्पीड से वो मूव करता है, कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल है, राइट। अ चार्ज पार्टिकल डज यूनिफॉर्म मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन हाउ वुड द पाथ ऑफ द पार्टिकल। अब यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर यूनिफॉर्म का मतलब हम सेम डायरेक्शन में निकाल सकते हैं कि पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अगर सेम डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करता है तो v इज पैरेलल टू b, v इज पैरेलल टू b, दैट मीन्स एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा QVB साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है, 0 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर फोर्स कोई नहीं लगता है तो पार्टिकल का पाथ पूछा है, हाउ वुड बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल। फोर्स कोई नहीं लगता है तो पार्टिकल का पाथ होता है स्ट्रेट लाइन पाथ, पार्टिकल का पाथ होगा स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। अगर यहाँ पर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता तब पार्टिकल का पाथ होता सर्कुलर पाथ, और थीटा 0 डिग्री एंगल पे सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसलिए पार्टिकल का पाथ है स्ट्रेट लाइन पाथ, राइट। तो पाथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स का पाथ। नेक्स्ट देखो,
On any circular coil, a constant voltage battery is connected and the diameter ends. How would be the magnetic field at the center of coil? तो सेंटर ऑफ कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का तो फॉर्मूला तो पढ़ा है आपने, बट इसमें क्या बोला है, ध्यान से देखना, इसमें एक सर्कुलर कॉइल है इसे, ठीक है। इस सर्कुलर कॉइल के डायमीटर के एंड्स, ये डायमीटर के एंड्स हैं, यहाँ पर हम एक बैटरी लगाएंगे डायमीटर के एंड्स पे, मान लो इस तरह से बैटरी लगा दी हमने, ठीक है। और ये कॉइल है और ये कॉइल का सेंटर हो गया, राइट। तो बैटरी का करंट जो आ रहा है वो है आई करंट आएगा। अब बैटरी को कनेक्ट किया है अलोंग द डायमीटर्स, तो ये डायमीटर्स ये मान लेता हूँ ए और बी डायमीटर्स, ए बी डायमीटर हैं, डायमीटर के अलोंग बैटरी आपने कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो हाउ वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, तो यहाँ पर इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपसे पूछा है। अब सपोज करें टोटल करंट आई आता है, तो आई करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, ऊपर करंट जाएगा I1, नीचे भी करंट जाएगा I2, बिकॉज ये यूनिफॉर्म है, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है, जितनी साइज़ यहाँ एरिया इसका है उतना एरिया इसका है। तो A to B अपर पार्ट एंड A to B जो लोअर पार्ट है, ये दोनों यूनिफॉर्म है, सिमिलर हैं या आइडेंटिकल हैं, तो करंट यहाँ पर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब दोनों पार्ट अगर एक जैसे हैं तो करंट भी आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी I/2 और I2 की वैल्यू हो जाएगी I/2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। अब सपोज करें पहले करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अब फर्स्ट करंट ऐसे फ्लो होगा तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ड्यू टू, आप देखो फर्स्ट पार्ट, ड्यू टू फर्स्ट पार्ट मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है, सर्कुलर लूप, हाफ सर्कुलर लूप है, तो पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0I/2R, हाफ के लिए क्या होगा, μ0I/4R। तो B1 आएगा μ1I/4R, ये है मैग्नेटिक फील्ड μ0I/4R, ये आएगा B1। नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट जो लोअर पार्ट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 और इसकी वजह से वह आएगा μ0I/2/4R, ठीक है। बिकॉज I1 I2 सेम है, I1 I2 की वैल्यू सेम है और R की रेडियस की वैल्यू भी सेम है, तो दोनों वैल्यू सेम आएगी। तो B1 की वैल्यू मैंने लिख दिया B, B2 की वैल्यू भी लिख दिया B। तो आपने देखा यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज दोनों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अपर पार्ट और ड्यू टू लोअर पार्ट मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट सेम होगा B, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अपर पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू अपर पार्ट, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इन्वर्स, करंट ऐसे फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्स होगा, तो जो B1 आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इन्वर्स, और ये जो B2 आएगा नीचे वाला पार्ट, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है थंब आउटवर्ड्स है, तो B2 की जो डायरेक्शन आएगी ये आएगी आउटवर्ड्स, ठीक है। तो B1 हो गया इनवर्ड्स, P2 हो गया आउटवर्ड्स, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब हमें चाहिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे BC, जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का वेक्टर सम होगा B1 प्लस B2। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब B1 तो आ रहा है इनवर्ड्स, B2 आ रहा है आउटवर्ड्स, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पे हम लिखते हैं B1 माइनस B2, 180 डिग्री पे क्या करेंगे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, बिकॉज एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री है, सब्ट्रैक्शन हो गया। और हमें पता है अच्छे से फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से कि B1 B2 की वैल्यू कैसी है, सेम है, क्योंकि I1 I2 की वैल्यू भी सेम है। सो BC मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या आएगा, B माइनस B, इट इज इक्वल्स टू 0, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, 0 आया, ठीक है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट देखो, राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है बस, तो ये लिखेंगे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL इक्वल्स टू फॉर क्लोज पाथ इक्वल्स टू μ0 समेशन ऑफ I, इट इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। सिंपल फॉर्म ही लिखना है, फॉर्म लिखना है मतलब फॉर्मूला ही लिखना है बस। नेक्स्ट देखो, वाई आर द पोलर पीसेस ऑफ स्टेबल मैग्नेट यूज्ड इन गैल्वेमीटर मेड ऑफ कॉन्केव शेप। तो आपको पता है कि गैल्वेमीटर में जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनका शेप इस तरह से होता है, इसको कॉन्केव शेप कहते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इनका शेप हो गया कॉन्केव। अब कॉन्केव शेप से क्या होगा,
मैग्नेटिक लाइंस देखना आप, ये मैग्नेटिक लाइंस हैं इस तरह से, ये सब मैग्नेटिक लाइंस हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो मैग्नेटिक लाइंस जो यहाँ पर ड्रॉ की मैंने, ये है अलोंग द रेडियस। अगर मैं इस कॉन्केव शेप का सर्कल पूरा करता हूँ, देखो ध्यान से, सर्कल पूरा हो गया और ये हो गया सेंटर इसका। तो सारी मैग्नेटिक लाइंस है, यहाँ से लें मैग्नेटिक लाइंस, सारी मैग्नेटिक लाइंस अलोंग द रेडियस होती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्केव शेप का मैग्नेटिक पोल्स लेने का पर्पस क्या है? टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉन्केव शेप क्यों यूज़ करते हैं कि गैलोमीटर में कौन सा मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड होता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब अलोंग द रेडियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द कॉइल ऑफ गैलोमीटर व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब मैग्नेटिक फील्ड और की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है आपकी कॉइल, गैलोमीटर की कॉइल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, राइट। तब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन क्या होगी? व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द कॉइल ऑफ गैलोमीटर व्हेन इट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो गैलोमीटर की इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर उसकी कॉइल की और उसके मैग्नेटिक फील्ड की दोनों की पोजीशंस के लिए आपको पूछा है क्या होगी, राइट। क्या कंडीशन होगी जब कॉइल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और गैलोमीटर, जैसा भी हमने पढ़ा था कि गैलोमीटर की जो कॉइल होती है, गैलोमीटर की जो कॉइल है और कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं? रेडियल। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और गैलोमीटर की कॉइल है। सो हम लिख सकते हैं द एरिया ऑफ कॉइल, एरिया, और हम कह सकते हैं प्लेन, ठीक है। एरिया की जगह प्लेन ले लेते हैं। द प्लेन ऑफ कॉइल, द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जब भी गैलोमीटर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा तो मैग्नेटिक गैलोमीटर की जो कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों की पोजीशन परपेंडिकुलर होती है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है कॉइल का प्लेन, राइट। ये इसका आंसर देना है। नेक्स्ट देखो, विच अप्लायंस वुड यू प्रेफर टू जनरेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम देखो ध्यान से, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने को बोला? यूनिफॉर्म। अब नॉर्मली हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के सारे फॉर्मूले में आप देखोगे ध्यान से, डिस्टेंस का इन्वर्स से रिलेशन है। जितना मैग्नेट से दूर जाते जाएंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। बट ये कह रहा है विच अप्लायंस वुड यू प्रेफर टू जनरेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का जो डिवाइस है उसको कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। ये आपने पढ़ा है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का यूज़ या पर्पस क्या है? टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट, राइट डाउन द रिजल्ट्स ऑफ ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट को रखकर, तो जैसे ही करंट फ्लो करते हैं किसी वायर में, कंडक्टर में, तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उसका रिजल्ट क्या था? रिजल्ट ये था, रिजल्ट ऑफ ऑरेस्टेड, whenever electric current pass through the conductor, whenever electric current pass through the conductor, magnetic field is produced around the conductor. So magnetic field is produced around the conductor in form of concentric circles around the conductor. तो जब भी किसी कंडक्टर में, वायर में करंट पास होता है, करंट पास होने से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड।
करंट वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अराउंड द कंडक्टर इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इतना आपको लिखना है, इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, इतना आपको लिखना है इसमें। सर्कल्स, राइट। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को ऑरस्टेड इफेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन बायो-सावर्त लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में बायो-सावर्त लॉ लिख सकते हैं, dB इक्वल्स टू क्या लिखा था, म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। नॉर्मल फॉर्म तो ये होता है, वेक्टर फॉर्म लिखने को बोला है तो वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। यहाँ पे dB वेक्टर लगाना है, तो dB वेक्टर लगा दिया तो म्यू नॉट हो गया। आई आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है तो इसलिए dl क्रॉस r एक यूनिट वेक्टर लिया, नीचे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। एक फॉर्म तो ये है, और दूसरा फॉर्म जो वेक्टर फॉर्म है बायो-सावर्त लॉ का, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई dl क्रॉस r अपॉन 4 पाई r क्यूब। अब ध्यान रखना है यहाँ पर इसमें r क्यूब आया बिकॉज एक r भी तो ऊपर आ गया, तो यहाँ इसमें अगर मैं r से मल्टीप्लाई करूँ या r से डिवाइड करूँगा तो मल्टीप्लाई करती मल्टीप्लाई किया तो ये r वेक्टर बन गया, r इंटू यूनिट वेक्टर r वेक्टर बन गया, और r इंटू आर स्क्वायर r क्यूब हो गया। बैलेंस्ड है, r को मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आर स्क्वायर, बायो-सावर्त लॉ में तो बताया था आर स्क्वायर, आपने आर क्यूब लिख दिया, तो आर क्यूब ऐसे नहीं लिख सकते। आर क्यूब लिखा है तो एक आर को मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये वेक्टर फॉर्म है बायो-सावर्त लॉ का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शो हाउ डज अ स्मॉल सर्कुलर करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है कोई भी स्मॉल करंट कैरिंग लूप। तो सपोज करें करंट कैरिंग लूप है इस तरह से, तो ये करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, तो अगर ये करंट पास करता है, तो ये करंट पास करता है, सपोज करें करंट पास कर रहा है आई। ठीक है, तो आई करंट पास करेगा, तो आई करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सपोज करें आई करंट पास कर रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी बी। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह कैसे बिहेव करता है वो हमें बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, अब मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो होती हैं। ठीक है, तो ये जो आपका सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, इस तरफ आपका पोल बनेगा नॉर्थ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, और इस तरफ आपका पोल बनेगा साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ बनेगा साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ टू साउथ इस तरह से। ठीक है, आपको पता है करंट लूप के लिए आपको ये भी पता है कि अगर किसी सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इस साइड कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल। ठीक है, और अगर किसी लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो इस साइड कौन सा पोल बनता है, ये बनता है साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ दो पोल्स बनते हैं। इस तरह से हम शो कर सकते हैं सर्कुलर लूप क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, राइट, बिकॉज इट हैज़ 2 पोल्स, इट हैज़ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों रीज़न आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने देखा किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है, इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इस तरह से। तो एक सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो आप देखो उसका टेंजेंट ड्रॉ करें, स्मॉल टेंजेंट, स्मॉल एलिमेंट ले लें अपन dl, तो dl की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट्स। तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में आता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, b है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हो क्लोज पाथ के लिए b डॉट dl भी हम निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस भी क्वांटिटी का लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं फॉर क्लोज पाथ, फॉर सर्कुलर क्लोज पाथ, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिस भी क्वांटिटी का, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का
लाइन इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम सर्कुलर पाथ के अलोंग, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द सेंसिटिविटी एंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैलोमीटर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। तो फिगर ऑफ मेरिट और गैलोमीटर की सेंसिटिविटी के बारे में हम क्वेश्चन बैंक में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। 2 बार क्वेश्चन आया था सेंसिटिविटी का, फिगर ऑफ मेरिट का, ये सब हम क्वेश्चन बैंक पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्वेश्चन बैंक में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ शंट विच इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू कन्वर्ट अ गैलोमीटर इनटू एमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज। ये भी हमने क्वेश्चन बैंक में किया हुआ है क्वेश्चन। गैलोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, इस एस की वैल्यू निकालने को बोली है। मैं आपको हल्का सा आइडिया दोबारा बता सकता हूँ मैं आपको। देखो ये टोटल क्या है, एमीटर है, और ये शंट रेजिस्टेंस है। ये पूरा का पूरा एमीटर होता है, ये दिस इज एमीटर। एमीटर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ गैलोमीटर एंड शंट रेजिस्टेंस, ये एमीटर हो गया। ठीक है, तो एमीटर में मेन करंट आता है आई, तो ये करंट डिवाइड हो जाएगा, गैलोमीटर में करंट जाएगा आई जी, और मेन करंट जो आई जी को माइनस करने के बाद बचेगा वो शंट से पास हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, तो पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज जो होगा दोनों पर सेम होगा। तो गैल्वेनोमीटर पर वोल्टेज ड्रॉप आएगा आई जी इंटू आर जी। आई जी करंट इन गैलोमीटर, आर जी रजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर। रिमेनिंग करंट जो जा रहा है आई माइनस आई जी, ये चला जाता है शंट में, आई माइनस आई जी इंटू एस। तो आपको किसका फॉर्मूला चाहिए, एस का, तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो एस का फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप इससे आप इजीली याद कर सकते हैं। एस की वैल्यू आ जाएगी आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये एस का फॉर्मूला हो गया। आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है फॉर डिजायर्ड रेंज। एमीटर की डिजायर रेंज आपकी आई शो करती है। आई, व्हाट इज आई हियर, आई इज अ रेंज ऑफ एमीटर, and what is IG? IG is a full scale deflection current of galvanometer. And what is RG? RG is a resistance of galvanometer. RG क्या है, resistance of galvanometer है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, derive the expression for magnetic field at a point situated on the axis of current carrying loop using BSL Biot-Savart law in the vector form. Make necessary diagram also. सो हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है किसके लिए, फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट सिचुएटेड एक्सिस ऑफ करंट, मतलब करंट कैरिंग लूप है, उसके एक्सियल पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमें डिराइव करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो आप, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ये है सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, दिस इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन की जगह नहीं, दिस इज प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन। ये कौन से प्लेन में प्रेजेंट है, वाई जेड प्लेन में। जनरली लूप ऐसा होता है, ठीक है, बट यहाँ पर सर्कुलर लूप ऐसे रखा गया है। तो ये कौन सा प्लेन होता है, ये वाला, ये प्लेन आएगा वाई और ये जेड, वाई और जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में कॉइल रखी हुई है इस तरह से। ठीक है, इस प्लेन की, इस कॉइल की पोजीशन देखना कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, राइट। सो वाई जेड प्लेन में इस कॉइल को रखने के बाद हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, ये है एक्सियल पॉइंट P। इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं x, x इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल, और इसके अंदर फ्लो हो रहा है करंट I करंट फ्लो होता है। इस सर्कुलर लूप की जो रेडियस है दैट इज R इज रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, एंड ये हो गया पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये सब आपको डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले लिखना है। लेट अस कंसिडर अ सर्कुलर लूप विच इज प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन इन विच I करंट फ्लोज, राइट। वी हैव टू फाइंड magnetic field at point P whose distance is x from center, it is axial point, right. To find magnetic field we have to suppose two small element of length dl, which is present at diametrical ends. We have to suppose a pair of two small elements which are present
at diametrically ends. Now due to these elements magnetic field is produced at point P, which is dB. Magnetic field is produced at point P is dB, and we have to find dB first. We have to find first direction of dB. So magnetic field due to these small elements is dB. This is dB. This is first magnetic field due to first element, and this is second magnetic field due to second element, right? So these are small magnetic fields dB and dB, which are produced by these small elements. Now this distance x, this is capital R, this distance suppose small r, and the value of small r we know very well. The value of small r is under root of r square plus x square. The value of small r is r square plus x square. This is first equation. Now what is the value of dB first? First we have to calculate the value of dB using BSL, Biot-Savart law. BSL, using BSL. So value of dB is equals to is mu naught I dl sin theta upon 4 pi r square, right? So value of dB is mu naught I dl sin 90 होता है 1, थीटा पुट कर सकते हैं 90, sin 90 हो गया 1. यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा इक्वल्स टू 90, बिकॉज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, sin 90 इक्वल्स टू 1, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. दिस इज वैल्यू ऑफ डी बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, सेकेंड इक्वेशन. नाउ अब ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज एंगल एंड थीटा इज 90 डिग्री. So how can it possible theta is 90 degree? So theta is angle between dl, direction of small element, and direction of r. So dl, direction of small element, and direction of r. So direction of r is this here. This is direction of r. This is position vector of r from a small element. यहाँ से पॉइंट इस तरफ है तो पॉइंट की डायरेक्शन r वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी. नाउ dl जो है, dl इज़ अ स्मॉल एलिमेंट, और आपको पता है ये जो कॉइल है ये कौन से प्लेन में है? ये कॉइल yz प्लेन में है. तो yz प्लेन में मैंने आपको बताया कॉइल इस प्लेन में है. तो कॉइल अगर इस प्लेन में है तो ये कॉइल इस प्लेन में ऐसे है, इस तरह से. ये पूरा प्लेन जो आएगा इस तरह से आएगा. इस प्लेन में कॉइल रखी हुई है ऐसे. तो इस प्लेन में अगर कॉइल रखी हुई है तो स्मॉल एलिमेंट अगर आपने सपोज़ किया यहाँ पर, ये स्मॉल एलिमेंट यहाँ देखो ये स्मॉल एलिमेंट है, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है तो स्मॉल एलिमेंट यहाँ होगा. अब स्मॉल एलिमेंट का टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो वैसे होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इन्वर्स. तो स्मॉल एलिमेंट का टेंजेंट, क्योंकि आपका जो ये सर्कुलर लूप है इस प्लेन में है और यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर है टॉप पर, ठीक है, उसका जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो होगा इन्वर्स. तो मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, देखो ये जो टेंजेंट आएगा स्मॉल एलिमेंट का ये होगा इन्वर्स, ठीक है, और आर की डायरेक्शन ये रही. तो स्मॉल एलिमेंट का टेंजेंट और आर के बीच में एंगल होगा थीटा 90 डिग्री. ये रहा थीटा 90 डिग्री, यहाँ पे हम डायग्राम में पुट कर सकते हैं, ठीक है. तो क्रॉस मतलब ये डीएल की डायरेक्शन है एंड आर की डायरेक्शन ये रही. डीएल और आर के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. तो इसलिए थीटा क्या पुट कर दिया? 90 डिग्री, राइट. नाउ नेक्स्ट एंगल, सपोज दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा, ठीक है. यहाँ पर हम देखें तो ये भी एंगल क्या होगा? अल्फा, और ये भी क्या होगा? अल्फा होगा. वर्टिकल डायरेक्शन में चलें तो वर्टिकल डायरेक्शन इस तरह से आएगी, ठीक है. ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल अल्फा होगा. ये देखना ये वाला, ये अल्फा है, सपोज कर रहे हैं अल्फा, तो ये क्या होगा? ये टोटल एंगल कितना है? 90 है. तो ये अल्फा है तो ये क्या होगा? ये रिमेनिंग एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, ये वाला. तो ये एंगल क्या हुआ? फिर अल्फा ये एंगल हुआ. तो ये भी एंगल क्या हो गया? अल्फा हो गया, राइट. तो dB का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? dB का इधर कंपोनेंट आएगा dB cos अल्फा,
और dB का इधर कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा dB साइन अल्फा। इस तरह से इस dB की बात करें तो इस dB का भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, dB कॉस अल्फा, और इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, dB साइन अल्फा। ठीक है, तो dB कॉस अल्फा इस dB कॉस अल्फा से कैंसिल हो जाएगा इस वाले से। सो वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स dB साइन अल्फा dB साइन अल्फा ऐड हो जाएंगे ड्यू टू दिस एलिमेंट्री पेयर। दो पेयर है इसलिए 2 dB साइन अल्फा। एक सिंगल एलिमेंट होता तो क्या होता, dB साइन अल्फा। एक एलिमेंट होता तो dB साइन अल्फा। बिकॉज दो एलिमेंट्स हैं इसलिए dB साइन अल्फा dB साइन अल्फा 2 बार आया, राइट। अब हमें चाहिए इस P पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड टोटल। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा B, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन अल्फा। dB साइन अल्फा एक एलिमेंट की वजह से, तो dB साइन अल्फा, और लिमिट्स लगाएंगे 0 to 2 पाई r। एक एलिमेंट लिया है पूरे लूप पर, पूरा लूप लेंगे तो लिमिट्स क्या आएंगी, 0 से 2 पाई r। ठीक है, नाउ dB की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, म्यू नॉट आइडियल 4 पाई r स्क्वायर, राइट। नाउ साइन अल्फा, इस ट्राइंगल से साइन अल्फा निकाल सकते हैं। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है अल्फा, साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन अल्फा इज r अपॉन r, बिकॉज साइन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, r अपॉन r। तो dB की वैल्यू पुट कर दें, साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, वो भी हम पुट कर देते हैं। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो b की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ dB। तो dB की वैल्यू तो ये रही, ये रख देंगे म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये dB की वैल्यू पुट कर दी। अब साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, r अपॉन r, और लिमिट्स क्या है 0 to 2 पाई r। ठीक है, अब जो जो कांस्टेंट है सब बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन करना रहेगा हमें केवल dl का। ये आ गया म्यू नॉट आई r अपॉन 4 पाई r क्यूब, म्यू नॉट आई r अपॉन 4 पाई r क्यूब। इंटीग्रेशन हो गया dl का 0 to 2 पाई r लिमिट्स के लिए, तो 0 to 2 पाई r। अब dl मीन्स लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dl मीन्स लेंथ ऑफ होल सर्कुलर लूप। तो होल सर्कुलर लूप की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई r। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर लास्ट, ये आ गया म्यू नॉट आई r इंटू 2 पाई r अपॉन 4 पाई r क्यूब। ठीक है, अब क्या कैंसिल होगा, देखो पाई से पाई कैंसिल। वैसे भी सर्कुलर लूप में, सर्कुलर कॉइल में कभी भी अपॉन में पाई नहीं आता है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई, देखो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। ठीक है, आ गया। अब स्मॉल r की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन स्मॉल r की वैल्यू क्या है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। वहाँ पर r की पावर क्यूब, यहाँ 3 है, और यहाँ पर है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो मैं इसको लिखूँगा 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है, आपने याद किया होगा, आपको पता होगा, आपने न्यूमेरिकल भी किया होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। हम कोई फॉर्मूला डिराइव करने जाते हैं तो बैक ऑफ माइंड हमारे चलना चाहिए कि हमें क्या फॉर्मूला लाना है, हमें पता होना चाहिए हमारा रिजल्ट क्या आना है, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता ही है। ठीक है, तो रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखते रखते, कभी बाई चांस गलती होती है कोई, तो गलती इम्प्रूव हो सकती है अगर आपको रिजल्ट का थोड़ा सा भी आइडिया पहले से है। तो आपको पता है यहाँ पर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आएगी, तो 1/2 तो यहाँ आ ही गया था, r3 वहाँ आ गया, तो r क्यूब मतलब r3, और अंडर रूट यहाँ से तो 3/2। ठीक है, तो फॉर्मूले का थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो आप उसको आराम से उसको उसके एंड तक, उसके रिजल्ट तक आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक लूप एट द एक्सियल पॉइंट। क्लियर, तो ये था वर्कशीट इसकी, मैग्नेटिक फील्ड की सेकेंड वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए।